फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखिए कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध और नवाचार हो जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपका 2023 का प्रश्न पत्र है, यानी 2023 में जो प्रश्न आए हुए थे उन पर डिस्कस करेंगे। और ये तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपका, अगर हम पेपर की बात करें कि कितने नंबर्स का ये पेपर होता है, तो हम इससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। तो ये 50 नंबर्स का हो जाता है। कितने नंबर्स का हो जाता है, तो ये 50 नंबर्स का हो जाता है। और इसमें जो आपके हो जाते हैं 15 क्वेश्चंस, आपके 15 नंबर्स के हो जाते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट टाइप रहेंगे, वो भी एक एक नंबर ही के रहते हैं। और उसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस रह जाएंगे शॉर्ट टाइप, जो आपके 2-2 नंबर्स के रहते हैं। तो इस तरह से 40 क्वेश्चंस और 50 नंबर्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और क्लास अगर ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाती है तो हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर लेंगे, वरना क्या करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो दूसरे क्लास में उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और हर एक चीज़ बड़ी ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जब स्किप करके आप चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो 2023 में आया हुआ है प्रश्न पत्र, उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र वह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो TH ग्रीन की है, ली की है, कॉर्न ब्रेक की है, क्विचलिन तथा हन की है। तो किसकी हो जाती है, तो क्रॉन बैक की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने सोपान हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, तो शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा, सीखने से उत्पन्न अनुभव हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण उद्देश्य यानी जब आप शिक्षा ले रहे होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है, ठीक है भाई। सीखने से उत्पन्न अनुभव यानी जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं ना, क्योंकि तभी तो आप मैच्योर होते हैं, तभी तो आपको अनुभव मिलता है जब चीज़ें क्या होती है आप के यानी आपसे वो गुजर चुकी होती है, यानी आपने उसको सीखा होता है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन, यानी आपके व्यवहार में यानी आपके नेचर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और बिल्कुल होता है। एक देखिए, वैसे तो सभी इंसान है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप में एक क्या होता है, एक लचक आती है। और दूसरी बात एक चीज़ होती है, जब आप वेल क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो आप झुक जाते हैं। झुकता कौन है, झुकता वही है जिसमें फल लगे होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पेड़ है जिसमें फल ही नहीं लगे हैं वो तो सीना ताने खड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन जिसमें फल लगते हैं उसकी डालियाँ क्या होती हैं, उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। बस वही चीज़ हो जाती है, अगर आपने ज्ञान लिया है, आपने ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया है, आप झुक जाओगे। किसी ने आपको 4 बातें भी कह ली, आप उसको बर्दाश्त कर लोगे। क्यों बर्दाश्त कर लोगे, कि भाई कह ले भाई, तू कह ले, तू बड़ा हो जा, ठीक, मैं छोटा ही सही, इस तरह से समझ के उस पर कोई जिहालत, कोई टिप्पणी नहीं करनी, और खामोशी से उसको समझ लिया कि भाई हाँ ये बंदा हमारे लायक नहीं है, हम इससे बातचीत ही करना छोड़ दें वो बेहतर है। लेकिन क्या है, हम उसकी बात का जवाब नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग बेमतलब की बातों में क्या करते हैं, जिहालत करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, उनका बस मन ही इसी में लगा रहता है। तो ये हो जाता है व्यवहार में परिवर्तन। जब आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की होती है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन खुद आ जाता है, यानी कि आप जो पेड़ है उसमें क्या है, फल लग चुके हैं, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर तो मैंने बता दिया ना, उपर्युक्त तो सभी हो जाएंगे।
और प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र में और इनमें से कोई नहीं। तो प्रायोगिक जो मूल्यांकन होता है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो विज्ञान, भूगोल और कृषि में हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? तो शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का, किसका किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण वो होता है जैसे किसी बच्चे में कोई कमी है, आप उसका उपचार कर रहे हैं। कमी का मतलब ये होता है बच्चा जल्दी से सीख नहीं पा रहा है, उसको सीखने में कोई कठिनाई आ रही है, वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, उसको बोलने में कठिनाई आ रही है, चीज़ों को समझने में कठिनाई आ रही है, तो आप उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। और सबसे पहले आप उसका डायग्नोस्ट करेंगे, यानी निदानात्मक उपचार निदान करेंगे पहले, और उसके बाद उपचार आप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का और बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो टीपी नन का है, या फ्रोबेल का है, या स्किनर का है, या रॉस का है? किसका हो जाएगा? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ यहाँ पे 99% ये परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। और यह कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन टीपी नन का हो जाएगा। और क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या का तुरंत हल। कोई भी समस्या होती है तो उसका तुरंत हल तो निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, उसमें टाइम भाई लगता ज़रूर है। समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है तो उसको हल कौन करेगा? हम ही तो करेंगे, कोई दूसरा तो नहीं आ जाएगा उसको हल करने के लिए, है ना। विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। यानी ये किसके ऊपर कहा जा रहा है? कि बच्चे के ऊपर। अब ऐसा नहीं है आपने रटन पद्धति अपना लिया और बच्चे से कहा ठीक है भाई तुम इसको रट लो, और आप गए क्लास में, आपका पीरियड लगा और आपने फटाफट से ब्लैक बोर्ड पे लिखा दिया और उसके बाद चले आए। ना तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते। ऐसा नहीं, बच्चे को क्या है, समस्या देनी चाहिए। समस्या का मतलब कोई वर्क देना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करने के लिए उससे कहना चाहिए आप क्या बनेंगे? पाड़ बनेंगे, ढांचा बनेंगे। जिस तरह से मकान बनता है उसमें पहले क्या लगाया जाता है? पाड़ लगाई जाती है ना, उसके बाद उसको हटा लिया जाता है। तो शिक्षक को बस वैसे ही होना चाहिए, उसको पाड़ बनकर उस पर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आगे आगे फटाफट भाई तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं लाओ फटाफट से बता देता हूँ या बता देती हूँ, इसको हल कर देती हूँ और बस हो गया, यानी कॉपी भर गई बस बात खत्म। नहीं, किसी को सिखाएं तो इस तरह से नहीं सिखाया जाता भाई आप करो, आप कैसे करो। जब वो बिल्कुल लास्ट तक आप देखें कि वो कर ही नहीं पा रहा है, तब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको बताना है कि अगर इस तरह से कर लिया जाए तो हमें लगता है आंसर आ जाएगा। या जो भी आप उसको बता रहे हो, कोई भी चीज़ आप बता रहे हो तो इस तरह से, तब क्या होता है कि वो बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यानी मान लीजिए वो कोई मैथ का सवाल हल कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको एक स्टेप उसने कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया और 4 स्टेप का वो सवाल है, लेकिन तीसरे स्टेप में वो गया फर्स्ट। तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा हिंट किया। ऐसा नहीं है कि पूरा सवाल आप नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हिंट किया कि आप इस तरह से करें तो हो सकता है ये आंसर आ जाए। जब उसने क्या किया, थर्ड स्टेप आपसे थोड़ा सा उसको मालूम हो गया और फिर उसने क्या किया, उसका आंसर आ गया, यानी 4 स्टेप उसने कर लिया। तो इस तरह से कहा जाता है। तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, यानी प्रॉब्लम हमारे सम्मुख आई है तो हम ही उसका हल निकालेंगे, ये चीज़ हो जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, नवाचार यानी नए विचार क्या है। पहले लोग कैसे चलते थे? पहले भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी अब हैं जो पहले नहीं थी। अब कितना आगे बढ़ रहा है देश, है ना, और हमें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर जिस क्षेत्र में भी आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें वहाँ पे भी, कृषि के क्षेत्र में देखें वहाँ पे भी, घरेलू अगर आप देखें, किचन में देखें वहाँ पे भी, यानी A to Z कोई भी चीज़ आप देखेंगे आँख उठाकर तो वहाँ पर क्या है, कितने चेंजेस, कितने बदलाव आए। जो पुरानी विधियाँ थी उनमें कुछ चीज़ें नई जोड़ा गया, यानी नयापन उसमें लाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, नयापन लाया गया। अगर वही पुरानी विधियाँ चल रही होती तो क्या, लेकिन
लेकिन ऐसा नहीं कि पहले के लोग पढ़े नहीं है, पहले के लोग काबिल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है, उसमें बदलाव किए गए, नई चीज़ें लाई गई कि देखा गया अगर ये कमी है तो इसमें क्यों है, और अगर इस कमी को हम हटा रहे हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है ना। ऐसे ही मान लीजिए किचन में अगर हम बात कर लेते हैं, भाई आप डिशेस बनाते हो, पहले क्या था, सिंपल सी डिशेस बनती थी, है ना। अब उसमें कितनी चीज़ें तोड़ मरोड़ के उसमें कितनी नई नई चीज़ों को लाया गया। तो ये हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको क्या किया, बस्ते के बोझ से दबा दिया। अब क्या है, बस्ते का बोझ नहीं, बच्चे को बच्चे ने सीखा कितना है, मेन चीज़ ये होता है, बच्चे ने सीखा कितना है। ये नहीं कि बस रटन पद्धति पे चल रहे हैं और वो सीख कुछ भी नहीं पाया, ये चीज़ नहीं है। नई नई चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया और उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया गया, यानी बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अभिकर्मिक अनुदेशन हो जाती है, टोली शिक्षण हो जाती है, खुली कक्षा कक्ष हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, और मैंने जो अभी इतना भाई लेक्चर दिया, इतना लॉन्ग में आपको समझाया, इतने लॉन्ग में डिस्कस किया, तो वो नवाचार के ऊपर, यानी नए विचार। तो नए विचार तो हर क्षेत्र में हो सकते हैं ना, कुछ नयापन लाना, तो यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार, तो अभिकर्मित अनुदेशन भी है, टोली शिक्षण भी है, खुली कक्षा कक्ष भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाते हैं। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है प्रार्थना स्थल में गतिविधियों में मुख्य नवाचार। तो प्रार्थना स्थल, जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, प्रार्थना होती है। तो पहले क्या होता था, पहले भाई ऐसा नहीं होता था कि संगीत बजते थे, ड्रम बजते थे, ऐसा नहीं। तो अब क्या है, अब ड्रम बजाए जाते हैं, संगीत चलाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रार्थना स्थल पर ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी उसमें नवाचार किया गया, नए विचारों को जोड़ा गया। और इसमें यहाँ पर हो जाता है ड्रम, संगीत आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है, ड्रम भी है, संगीत भी है, यानी आ और बा दोनों हो जाएंगे। यही नवाचार है, इसमें नए विचार जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं को तैयार करना। तो देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी जो हो जाती है वो सेवा करना, ठीक है भाई, स्वास्थ्य में वृद्धि, ठीक है भाई, मातृत्व का विकास, ये भी ठीक है, लेकिन परीक्षाओं को तैयार करना ये नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। अब क्या करेंगे, हम जो सही है उनको गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, सही को हमको सही नहीं करना है, गलत को सही करना है। तो ये गलत है, तो इसी को सही मान लिया, यानी परीक्षाओं को तैयार करना ये नहीं है। और भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फटाफट से, और लाइक के लिए तो आप लोगों से बोलना पड़ता है, तब आप लाइक करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है, विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है, विद्यालय होता है, प्रधानाचार्य होता है, क्या होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का देखिए बिंदु, अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो अलग हो जाएगा, और अगर मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र बिंदु हैं तो कई हो जाते हैं, लेकिन मेन जो हो जाता है वो विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे, बच्चे ही नहीं होंगे, तो आप शिक्षा किनको देंगे। और अगर शिक्षक ही नहीं है, विद्यालय ही नहीं है, प्रधानाध्यापक ही नहीं है, तो विद्यालय का प्रबंधन कैसे होगा और पढ़ाएगा कौन। लेकिन सबसे पहले अगर बच्चे नहीं हैं तो आप किसको पढ़ाओगे, है ना। तो इसलिए इसमें विद्यार्थी आंसर राइट रहेगा। ब्लूप्रिंट क्या है, तो ब्लूप्रिंट शिक्षण की आधारशिला हो जाएगी, प्रश्न पत्र की आधारशिला हो जाएगी, विद्यालय की आधारशिला हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट जो हो जाता है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी हो जाता है, स्काउटिंग हो जाता है, रेड क्रॉस स्थापन हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ये आपके उपयुक्त सभी ही हैं, यानी एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस स्थापना ये भी है। तो इस तरह से जो द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई, किस सन में विकसित की गई। तो 1957 में विकसित की गई, 1958 में विकसित की गई, 1956 में विकसित की गई, या 1960 में विकसित की गई। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई 1956 में, ठीक है ना। तो जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट है।
मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाता है? तो मापन का सामान्य सिद्धांत जो हो जाता है वो गणित से संबंधित हो जाता है। मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होते हैं वो मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। तो इस तरह से मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो स ऑप्शन में दिए हुए हैं यही आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, और क्लास अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई है, तो चलिए हम लोग अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और देखते हैं भाई कितनी लॉन्ग क्लास जाएगी, और उसमें फिर लघुत्तरीय भी डिस्कस कर लेंगे, और वरना लघुत्तरीय जो क्वेश्चंस हो जाएंगे उनको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। आप लोग भाई फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दें, इसमें भाई कंजूसी ना किया कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और हर एक जैसे जो पीडीएफ हैं आपको पार्ट्स में भी मिल जाएंगी। पार्ट्स का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये क्लास है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, प्लस आपको एक ऐसी भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें आपका पूरा जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, जितने ईयर्स के हैं 2016 से अब तक के जितने भी पेपर हुए तो सबकी पीडीएफ एक ही में आपको मिल जाएगी। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका हो जाता है जो कि है अति लघुत्तरीय टाइप। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो विश्वसनीयता क्या है? अब हम किसी के अनुसार अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम इस तरह से लिख देंगे, सिर्फ शब्दों में लिख देंगे, ठीक रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ख़ास पर्सन के अनुसार अगर हम लिख देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो करलिंगन के शब्दों में हम देख लेंगे। करलिंगन ने भाई क्या कहा है, इन्होंने करलिंगन ने विश्वसनीयता के बारे में क्या कहा है? तो इनके अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ होता है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। यानी इन्होंने क्या कहा है विश्वसनीयता के बारे में कि विश्वसनीयता क्या है? एक भरोसा है। जैसे हम किसी मनुष्य पे आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, है ना। स्थिरता यानी इसने जो चीज़ कही वो ठीक है, सही है। संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता, ये हो जाएगा, यह विश्वसनीयता में आता है। और विश्वसनीयता यानी जैसे आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं और बार बार आंसर एक ही आ रहा है, यानी आप क्या हैं, आप बिल्कुल सही हैं, वो विश्वसनीयता हो जाती है। क्वेश्चन अगला है आपका, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध कोरे के अनुसार देखेंगे हम लोग। क्रियात्मक शोध जो हो जाता है वो कोरे के अनुसार, और इन्होंने क्या कहा इसके बारे में? क्रियात्मक अनुसंधान व प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक, जैसे शैक्षिक हेडमास्टर हो गए, व्यवस्थापक, निरीक्षण, ये सभी हो जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यही क्रियात्मक शोध हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो चलते हैं भाई, परीक्षण से क्या समझते हैं इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, परीक्षण वो प्रक्रिया है जिससे परीक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। यानी अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो क्या हो जाता है कि परीक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, परीक्षण यानी जो परीक्षा ले रहे हैं वो क्या करते हैं, बच्चों से जैसे प्रश्न पूछते हैं। अब बच्चों ने क्या क्या आंसर दे दिया, सही से अगर आंसर दे दिया और जितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें से ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जैसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, 9 क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे पाए, 1 क्वेश्चन का नहीं दे पाए, तो इतना बुरा नहीं माना जाता है ना। तो क्या है, प्रश्नों के द्वारा जो अधिगम यानी बच्चे ने क्या किया, जो सीखा उसकी जांच जो की टीचर ने, वही क्या कहलाता है, वही परीक्षण कहलाता है। और मापन के 4 स्तरों के नाम लिखने हैं, तो मापन के 4 स्तर कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मापन के 4 स्तर हो जाते हैं।
तो नामित स्तर हो जाता है, हमें इसको लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ। आपका फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है नामित स्तर। क्या हो जाएगा, नामित स्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे आपका क्रमिक स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमित स्तर हो जाएगा। और थर्ड पे आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा अंतरित स्तर। कौन सा हो जाएगा, अंतरित स्तर हो जाएगा। और फोर्थ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ पे हो जाएगा आनुपातिक स्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आनुपातिक स्तर, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मापन के 4 स्तर इस तरह से हो जाते हैं। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर देती हूँ। नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और आनुपातिक स्तर, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। अब इन्होंने ये चीज़ कह दी। वैसे मूल्यांकन की परिभाषा इस तरह से भी पूछ सकते थे कि भाई मूल्यांकन की आप परिभाषा दीजिए, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि NCERT के द्वारा ही आपको क्या करना है, परिभाषा देना है। तो भाई देख लेते हैं NCERT ने क्या परिभाषा दी है। तो NCERT के अनुसार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो ये NCERT की परिभाषा हो जाती है और आपको इसको इसी तरह से लिखना है, क्योंकि भाई किसी ने अगर कोई बात कही है तो सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अगर उनकी बात पूछी जाए तो जितनी कही जाए उतनी ही बात हमें दूसरे के सम्मुख रखनी चाहिए, ना तो उसको घटाकर ना तो उसको बढ़ाकर, है ना। तो वो चीज़ है भाई। तो जो कुछ NCERT ने कहा है तो उतना ऐसे नहीं कि इसको बदल कर हम कुछ लिख दें, नहीं। तो इन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त किए गए हैं और कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो भाई देख लेते हैं इसमें क्या क्या 2 अंतर हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर का जो हो जाएगा, यानी 2 अंतर पूछे गए हैं। तो पहला हो जाएगा मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो विकासात्मक होती है। कैसी होती है, तो विकासात्मक होती है। और अगर हम बात कर लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है, तो अंतिम होती है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य जो छात्र होती हैं उनकी शिक्षा में क्या करना होता है, सुधार करना होता है। किसमें सुधार करना होता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा में सुधार किया जाए और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। समझ गए ना। तो जो निर्माणात्मक होता है तो जैसे रोज़ होता है, अब बच्चा पर डे आता है तो पर डे में क्या होता है कि भाई आज अगर बच्चे ने अच्छे से नहीं लिखा, कल उसको फिर से सिखाएंगे, फिर देखेंगे कितना उसको आया कितना नहीं आया, क्या कमी रह गई, कमी है तो क्यों है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन जो योगात्मक होता है वो लास्ट में जब एनुअल एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ रिजल्ट बनाते हैं। जो कुछ सिखाना होता है वो साल भर तो सिखाते हैं, लेकिन जब हम योगात्मक मूल्यांकन करते हैं उसके बाद हम उसको रिजल्ट देते हैं। उसमें क्या होता है वो चीज़ पता चल जाती है कि कितना बच्चा जो है वो कितने पानी में है ना, ये चीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है इसके बारे में हम जान लें।
तो दक्षता आधारित मूल्यांकन जो हो जाता है उसमें छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कितनी मतलब अच्छे तरीके से उसने क्या किया है, उसने वर्क को कंप्लीट किया है। तो जो दक्षता आधारित मूल्यांकन हो जाता है उसमें इसी चीज़ की जानकारी ली जाती है कि बच्चे ने कितने अच्छे से, कितनी श्रेष्ठता से वर्क किया है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो ब्लूम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है ज्ञानात्मक, इनका हो जाता है भावात्मक, हो जाता है और क्रियात्मक हो जाता है, ये 3 हो जाते हैं। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो यहाँ पे क्या है, ब्लूम के अनुसार यानी मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण हो जाता है। और साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो साक्षात्कार क्या होता है, जिसको आप कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है कि भाई एक इंटरव्यू देने वाला और एक इंटरव्यू लेने वाला वही होते हैं ना। तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई आमने सामने बैठे होते हैं और क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। तो एक जो शख्स होता है वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, वो आंसर बताता है। तो उसी को तो क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि बुक्स होती हैं, उसकी जितनी भी नॉलेज है उसको क्या किया जाता है, उसको देखा जाता है कि इसने कितनी नॉलेज इकट्ठा की है, ये कितना क्या है, इसको कितनी शिक्षा आ रही है, यही सब चीज़ें तो जांची जाती है ना। जो इंटरव्यू होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, साक्षात्कार यही जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हो। जैसे कहीं जॉब लेने जाते हो तो क्या होता है कि भाई इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे ही तो होता है। और एक परीक्षा लिखित होती है, तो उसमें क्या होता है, वो परीक्षा होती है तो उसमें लिख कर, यानी क्या होता है कि जैसे कॉपी मिलती है, फिर उसमें लिखाया जाता है कि हाँ भाई बंदा कैसा है। और एक होता है आमने सामने बिठा के प्रश्न उत्तर करने होते हैं, वो आपका हो जाता है। तो साक्षात्कार ये हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। और एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताएं। तो एक उत्तम परीक्षण की क्या विशेषताएं हो जाती हैं, तो उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक उत्तम परीक्षण में क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा। और सेकंड आपका क्या रहेगा, सेकंड आपका रहेगा वैधता, ठीक है, वैधता याद रखिएगा। यानी विश्वसनीयता का मतलब ये हो जाता है कि भाई जब भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आप आंसर वही दे रहे हैं। यानी जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर बार बार वही आ रहा है, तो यानी हाँ उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आप जितनी बार लगा रहे हैं तो वो हर बार उसका आंसर गलत आ रहा है, यानी उसमें विश्वसनीयता नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं हो गई, ठीक है भाई। और अगला है आपका क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखना है। किसका, क्रियात्मक शोध के। तो यहाँ पे देखते हैं क्रियात्मक शोध के क्या है, उपकरणों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध के जो उपकरण हो जाएंगे उसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपका रहेगा अवलोकन, क्या रहेगा, अवलोकन रहेगा, अवलोकन हो जाएगा। सेकंड आपका क्या रहेगा, सेकंड आपका हो जाएगा प्रश्नावली हो जाएगा, प्रश्नावली, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली। यहाँ पे थर्ड पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला है विशेष, 4 नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ विशेष। तो यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण हैं। जैसे क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता, प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग लाया जाता है। कुछ उपकरण इस प्रकार है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष। और शिक्षा में ये क्या है,
शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो नवाचार का मतलब क्या होता है, नए विचारों को लाना। और जब किसी चीज़ में हम नए विचारों को लाते हैं तो उसमें उसको हम क्यों लाते हैं, उसमें इसलिए लाते हैं, जैसे शिक्षा में ये चीज़ है कि कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कुछ नयापन लाना चाहिए। और नयापन जब हम लाएंगे तो बच्चा उसको अच्छे से समझेगा। जैसे मान लें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई डिश बना रहे हैं, वो स्वादिष्ट नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं, उसमें कुछ ऐसे मसाले डाले जाएं जिससे ये स्वादिष्ट बने, यही है ना। तो क्या होता है, जब उसमें कुछ ऐसे मसाले डाले जाते हैं तो वो स्वादिष्ट बनता है। तो इसी तरह से जब हम शिक्षा में क्या है, नए विचारों को जोड़ते हैं, तो वो शिक्षा कैसी बनती है, वो शिक्षा ऐसी बनती है जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं और सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसी बोरिंग टाइप की हो तो क्या बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो वो बैठेंगे, उसके बाद यही सोचेंगे बस किसी तरह से हम यहाँ से हटे और हमको यहाँ से छुटकारा मिल जाए, है ना, यही चीज़ तो है। तो बस नवाचार क्या होता है, किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। जब हम किसी कार्य को नए ढंग से करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें रुचि आती है। और जब रुचि आती है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं। आज शिक्षा से संबंधित विविध क्षेत्रों में क्या हो रहा है, नवाचार हो रहा है। अब देखिए बच्चों को शिक्षा कैसे दी जा रही है, बाकायदा क्लासरूम में भाई टीवी वगैरह लगी होती हैं, उस पर क्लासेस चल रहे होते हैं, कविताएँ चल रही हैं, कहानियाँ चल रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बड़े बड़े, अगर ए फॉर एप्पल दिखाना है तो एक कार्टून टाइप का आएगा, एक एप्पल आएगा, उस पर ए भी लिखा होगा, उस पर APPLE एप्पल भी इस तरह से लिखा होगा। बच्चे क्या करेंगे, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है, ये तो कार्टून चल रहा है। लेकिन रियल में बच्चा क्या कर रहा है, वो ए फॉर एप्पल को सीख रहा है, तो उसको मज़ा आ रहा है। अब दूसरे दिन बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाने के लिए और ज़्यादा तैयार होगा जल्दी से कि हमें जल्दी से स्कूल जाना है। लेकिन इसी तरह से भाई कि एक बुक है और उसमें बस बता दिया गया बच्चे से ए फॉर एप्पल है, ठीक है, बड़ी नीरसता के साथ, ना कोई उसमें बच्चे के साथ कोई अच्छे से मतलब इन्जॉयमेंट भी नहीं हो रहा है। बच्चे से थोड़ा सा भाई हंसना भी चाहिए, ये नहीं है कि एकदम आए और क्रूरता के साथ बच्चे को बैठ के पढ़ाने लगे, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, वो तो कहेगा हम नहीं जाएंगे, हमको अच्छा ही नहीं लगता है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो नवाचार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नई चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि पुरानी चीज़ों को भूल जाए, वो भी नहीं, लेकिन नई चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए। जैसे कहते नहीं, कोई चीज़ आपके पास है और उसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ दीजिए, वो चीज़ बेहतर बन जाती है। लेकिन एकदम से पुरानी चीज़ को हटा के एकदम से नई चीज़ ले आए तो वो थोड़ी सी हो सकता है कहीं कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है उसमें, तो ये चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ पे नवाचार का मतलब यही है कि नए विचार को लाया गया और शिक्षा में क्या किया गया, उसमें जोड़ा गया नए विचारों को। तो शिक्षा क्या हुई, बच्चों के वो काम आई और जिससे उनको बेनिफिट भी मिला। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। तो भाई सामुदायिक सहभागिता का मतलब तो यही हो जाता है कि समुदाय है ना, और उसमें सभी की सहभागिता है। जब सहभागिता होती है तो क्या होता है, चीज़ें हम अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, और जब हम अच्छे से सीखेंगे तभी तो हमारे वो काम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सामुदायिक सहभागिता। भाई इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है। हाँ, लाइक हर क्लास में आपको करना रहता है। और आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो हम उस हिसाब से क्लासेस लेके आते हैं, और वैसे तो हम अपने हिसाब से क्लासेस लेकर तो आते ही हैं आपके सामने। ठीक है, तो सामुदायिक सहभागिता क्या हो जाती है। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ होता है विद्यालय की योजना और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। बिल्कुल, जब सभी की सहभागिता होगी, यानी भाई माता पिता भी साथ दे रहे हैं और शिक्षक भी बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा भाई कि प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता ये हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत का मतलब क्या होता है, सतत मतलब होता है लगातार।
है ना। तो सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। इसमें लगातार चीज़ों को बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चे रोज़ का रोज़ सीख रहे हैं, तो वो सतत हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है और व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी तिथिवार लगातार की जा रही है और तिथिवार जैसे हो जाता है सप्ताह में, जैसे वीकली होता नहीं कि वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, इस तरह से। और मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताएं। तो मापन और परीक्षण में क्या अंतर हो जाएगा, मापन का संबंध किससे होता है, भौतिक गुणों से होता है, और जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्के से इस पर डिस्कस करेंगे कि मापन का संबंध भौतिक गुणों से, यानी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन जबकि परीक्षण का संबंध क्या है, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से, यानी मस्तिष्क में आपके किस तरह से आप चीज़ों को सीख पा रहे हो, उस चीज़ की जाँच की जाती है। तो यही अंतर हो जाता है मापन और परीक्षण में। तो इस तरह से आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि लाइव क्लासेस चलेंगे, तो लाइव क्लासेस से आप लोग ज़रूर जुड़ा कीजिए। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता है, यानी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान तुरंत मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप करेंगे, उसके बाद हम भाई तुरंत तो आंसर नहीं दे सकते ना कि आपने कब क्लास देखी, तो उसके बाद ही भाई जब हम कमेंट देखेंगे उसके बाद ही हम उसका निराकरण करेंगे। तो इसलिए आप लोग लाइव क्लासेस ज़रूर जुड़ा कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।